हाय फ्रेंड, आपका फिर से एक बार स्पेस क्लास में स्वागत है। मैं भगन पाल सर। तो हम सब पढ़ रहे थे इंटरनल वायरिंग का सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाए, वितरण डायग्राम कैसे बनाया जाए, स्विच डायग्राम कैसे बनाया जाए, एक एक करके हम सब सीख रहे थे। तो हम सब ने अभी तक ये सीखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनता है, कि एनर्जी पहले सप्लाई हमारे घर में बाहर से एनर्जी मीटर में आएगा, एनर्जी मीटर से जाएगा एमएसबी में, मेन स्विच बोर्ड में, मेन स्विच बोर्ड से जाएगा डीबी में। फिर इसी का सिंगल डायग्राम हमने देखा कि एनर्जी मीटर से सप्लाई गया एमएसबी में, एमएसबी से डीबी में, तो बाहर से केवल 2 तार आया। ये मल्टी लाइन डायग्राम दिखाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का। ये कौन सा डायग्राम है? मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम है। और इसी का सिंगल लाइन डायग्राम हमने यहाँ बनाया, तो बाहर से केवल 2 तार है, 2 तार दिखा है, यहाँ भी 2 तार ये गया है, 2 तार दिखा है। फिर आगे हमने देखा, फिर 2 तार गया, 2 तार दिखा है। फिर यहाँ से 2 परिपथ निकलना है। ये भाई ये था क्या? सर्किट फर्स्ट, और ये क्या है? सर्किट सेकंड। नीचे इसलिए लिखे क्योंकि आगे नहीं लिखेगा। अब आइए हम सब जानते हैं कि इसी स्विच बोर्ड का स्विच डायग्राम बनाना है। अब स्विच डायग्राम कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो यह था भाई सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक। अब इसका स्विच डायग्राम बनाना है, तो स्विच डायग्राम जिसे स्कीम भी डायग्राम कहते हैं। पहले ऊपर एक पूरा फेज, ये पूरा न्यूट्रल, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। सप्लाई है कितना? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये ऊपर वाला पूरा फेज है, नीचे वाला पूरा क्या है? न्यूट्रल है। तो आप देखेंगे पहले यहाँ कुल कितने पॉइंट जुड़े हैं इस स्विच से। आप देख रहे हैं 5 पॉइंट जुड़े हैं, एक सॉकेट, 1 2 3 बल्ब, एक फैन, 3 बल्ब, एक फैन, 4 3 1 4 हो गया, और एक सॉकेट 5। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पे 5 स्विच बना देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्विच बना दिए। तो पहले आप देखेंगे पहले क्या है? 5 एम्पियर का सॉकेट है, तो 5 एम्पियर पहले सप्लाई आई किस में? पहले सप्लाई पहले स्विच में, फिर दूसरे स्विच में, फिर तीसरे, फिर चौथे, पांचवें, ऐसे जाती है। तो पहले सप्लाई इसमें आई, यहीं से सप्लाई चलेगी दूसरे स्विच में, यहीं से तीसरे स्विच में, यहीं से चौथे स्विच में, यहीं से पांचवें स्विच में। यह हो गया। अब इससे पहले वाले से क्या जुड़ा है? मान लीजिए पहले वाले से क्या जुड़ा है? बल्ब जुड़ा है। आप बल्ब दिखा सकते हैं या एक साथ कुछ भी दिखा सकते हैं, चलिए दिखा दें ऐसे ही, ठीक है। तो पहले बल्ब जुड़ा है, चलिए नामांकन कर दीजिए। ये मान लीजिए ये पहला बल्ब कहाँ गया भाई? यहाँ से निकाले इसको, यहाँ से होता हुआ ये ले गया है इस बल्ब में। इसको चलिए मान ले रहे हैं पहला, इसको मान ले रहे हैं दूसरा, इसको मान ले रहे हैं तीसरा, ये फैन है या, ठीक। तो भाई पहले वाले बल्ब में पहले गया है, तो बल्ब में गया है तो बल्ब दिखा दो। दूसरा किस में गया है? दूसरा आया है दूसरे बल्ब में, दूसरे बल्ब में। तीसरा कहाँ गया है? तीसरे बल्ब में। चौथा किस में है? चौथा देख रहा है फैन है, तो यहाँ पे फैन का सिंबल ऐसे होगा। फिर फैन, फिर 5वां स्विच किससे कनेक्शन किया गया? सॉकेट से। तो 5वां सॉकेट से, तो सॉकेट दिखा दो, ऐसे हो गया। अब सबको ऐसे फेज इसको भी, फेज इसको भी। अब बल्ब फैन से पहले क्या लगा है? रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर के यहाँ सिंबल हम, चलो थोड़ा इसको नीचे कर दे रहे हैं। रेगुलेटर पहले दिखाओ, रेगुलेटर सिंबल ऐसे ही बनता है। यहाँ पे आएगा पहले इस रेगुलेटर में, रेगुलेटर से गया सॉकेट में। अब सबको न्यूट्रल दिया है, तो सबको न्यूट्रल ऐसे आप दे दीजिए, सबको ऐसे न्यूट्रल दे दो। सॉरी, सॉकेट में फैन में रेगुलेटर है, सॉकेट में तो है नहीं, तो यहाँ पे है सॉकेट, सॉकेट बाद फैन। सप्लाई आई रेगुलेटर में, सप्लाई गया रेगुलेटर, रेगुलेटर से गया फिर कहाँ? फैन में, फैन में, फैन से ऐसे आ गए। तो यहाँ पे सॉकेट है 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर सॉकेट को दिए, फिर इसको न्यूट्रल जोड़ दिए। तो मतलब वहाँ पे था ये जो डायग्राम बनेगा इसी कहेंगे स्विच डायग्राम। क्या कहा जाएगा? स्विच डायग्राम। तो एग्जाम में यही 3 प्रकार के डायग्राम, मल्टी डायग्राम कभी नहीं पूछता है, याद कर लीजिए। जब भी पूछेगा वो आपका सिंगल लाइन डायग्राम, स्विच डायग्राम, यही पूछा जाता है। तो इसे हम कहते हैं
स्विच डायग्राम कहा जाएगा। अब एक बात और बता दें, आप इस चीज़ को यहाँ से न करके, ये जो चीज़ ऐसे ऐसे किया गया है यहाँ से भेज दिए, फिर यहाँ से ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, दिखा दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ऐसे सबको भेज दे दो ऐसे। इसका मतलब होगा पहले से ही आया तब दूसरे तीसरे ऐसे होते हुए गया है, तो ज़्यादा यही हमारा सबसे ज़्यादा बने, वो दिखाया गया कैसे कनेक्शन था, इसमें बता दिए कैसे बनेगा। तो इस प्रकार हम जान चुके कि भाई अब ये जो कोई व्यक्ति अगर दूसरा वीडियो देख रहा है तो पहले पहला वीडियो देख लेगा, तो इसका कुछ पार्ट उसमें था तभी आपको समझ में आएगा। तो आप सब हमने यह सीख लिया कि भाई कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनता है, कैसे स्विच डायग्राम बनता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मतलब वितरण डायग्राम बनता है, और वितरण डायग्राम का कैसे सिंगल लाइन डायग्राम बनेगा, ये सब हमने अभी ये जाना। अगर अब ये हम जान चुके हैं तो अब समझिए लगभग जितने चित्र आते हैं एग्जाम में उनका हम बना सकते हैं। एक चित्र और आता है, उस चित्र को कहते हैं लेआउट डायग्राम, आयोजन चित्र। आयोजन चित्र क्या होता है, उसमें दिखाना होता है, जैसे इसी का आयोजन चित्र अगर बनाना हो, इसी का अगर आयोजन चित्र बनाना हो तो हम यहाँ आपको बना रहे हैं, देख लीजिए, देखिए आयोजन चित्र इसका बनाना है। तो भाई ये डोर है, डोर मीन दरवाज़ा, और दरवाजे के बगल क्या लगाना है, स्विच बोर्ड, और इसी पे 5 एम्पीयर का सॉकेट है। अब इस घर में कितने बल्ब हैं, 1 2 3 बल्ब है और एक फैन है। तो भाई एक बल्ब हमने यहाँ दिखा दिया, एक बल्ब यहाँ दिखा दिए, बीच में फैन हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एक बल्ब यहाँ दिखा दिए। जैसे ये था, यहाँ से पहले स्विच बोर्ड से सप्लाई गई इस बल्ब में, इस बल्ब से गया इसमें, फिर बल्ब में, और फिर यहीं से आप सप्लाई फैन से होते हुए इसको यहाँ दे सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक। या तो फिर वहाँ से न देख, ज़्यादा तरीका गलत दिया गया है, यहाँ से ऐसे दीवार से होती है तब ले जाके दे दीजिए। तो इस प्रकार ये जो चित्र बनेगा इसे हम कहेंगे आयोजन चित्र या लेआउट डायग्राम, लेआउट डायग्राम। तो यही इतना चित्र बना। पहला लेआउट डायग्राम, लेआउट डायग्राम की सहायता से बनेगा सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम जब बन जाएगा तो हम उसका स्विच डायग्राम दिखाएंगे, ये स्विच डायग्राम बनेगा। और स्टार्टिंग में वितरण डायग्राम रहता है और उसी सिंगल डायग्राम, जब सिंगल डायग्राम पूछेगा तभी ये बनाना, नहीं तो वितरण डायग्राम का मल्टी डायग्राम बना के छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जान चुके, जब हमको पता चल गया कि कितने डायग्राम कैसे बनते हैं, तो अब हमको यहाँ पर ये जानना है कि भाई कि जो हमारा इंटरनल वायरिंग है, इंटरनल वायरिंग के सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप होते हैं, उन स्टेपों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। जैसा कि हमने अगले वीडियो, पिछले वाले वीडियो में ये बताया था कि इसमें कुछ सिंबल यूज़ किए जाते हैं, उन सिंबलों को हम जान लें। तो जैसे कुछ सिंबल तो इसमें आपको दिखाया गया, स्विच कैसे दिखाया जाएगा, और रेगुलेटर कैसे दिखाया जाएगा, फैन कैसे दिखाया जाएगा, बल्ब कैसे दिखाया जाएगा, एनर्जी मीटर कैसे दिखाया जाएगा, एमएसबी कैसे दिखाया जाएगा, डीबी कैसे दिखाया जाता है, फ्यूज कैसे दिखाया जाता है, न्यूट्रल लिंक कैसे दिखाया जाता है। लगभग जितने सिंबल यूज होते हैं सब तो प्रयोग कर ही चुके हैं, लेकिन एक जगह हम करके दिखा दे रहे हैं। जैसे कि हमने स्विच देखा कैसे दिखाया गया, एनर्जी मीटर कैसे सिंबल दिखाया गया, एमएसबी का सिंबल कैसे दिखाया गया, स्विच बोर्ड का कैसे सिंबल दिखाया गया, बल्ब का कैसे दिखाया गया, फैन का कैसे दिखाया गया, रेगुलेटर का कैसे दिखाया गया, और 5 एम्पीयर सॉकेट का क्या होगा सिंबल, 15 एम्पीयर का क्या सिंबल होगा, आइए देख लेते हैं। तो देखिए भाई, आप लोग अगर इसको नहीं उतार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उतार रहे होंगे भाई जी, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने आपको टाइम नहीं दिया, आप वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए। तो ये चलते हैं सिंबल। ये सिंबल जो है बल्ब का, लगभग सभी लोग जानते हैं। ये सिंबल किसका है, फैन का। और फिर उसके बाद ये सिंबल किसका है, रेगुलेटर का, फैन रेगुलेटर का। ये सिंबल किसका है, 5 एम्पीयर सॉकेट का। ये सिंबल किसका है, 15 एम्पीयर सॉकेट का। और फिर आपको बताया गया एनर्जी मीटर का। तो एनर्जी मीटर तो सर्किल के अंदर गोला बनाओ, यह हो गया एनर्जी मीटर का सिंबल। फिर उसके बाद एमएसबी का सिंबल आपको दिखाया गया कि एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स में हैंडल दिखा दोगे, यही एम या सभी का सिंबल है, या एमसीबी का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर,
या एमएसबी मेन स्विच बोर्ड का सिंबल या एमसीबी का सिंबल सेम होता है। अब दिखाना है हमको डीबी का, तो डीबी का सिंबल ऐसे ही रहेगा, उसमें हैंडल नहीं होता है, केवल यहाँ लिख दिए डीबी की सिंबल यह है। फिर उसके बाद अब जो फ्यूज है, तो फ्यूज का जो सिंबल है, फ्यूज का सिंबल आपको पता है, किटकैट का फ्यूज ऐसे दिखाते हैं सिंबल। और इसके बाद हमारा जो है न्यूट्रल लिंक है, ये न्यूट्रल लिंक का सिंबल है, ये न्यूट्रल लिंक का सिंबल है। न्यूट्रल लिंक के बाद अब लगभग जितने सिंबल हमारे यूज होता है, और ट्यूबलाइट का सिंबल यह है, ये है ट्यूबलाइट का। तो भाई ये क्या है, बल्ब है, ये बल्ब है। ये क्या है, फैन है। ये क्या है, फैन रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर। अब ये क्या है, 5 एम्पीयर सॉकेट है। ये क्या है, 15 एम्पीयर सॉकेट है। ये क्या है, एनर्जी मीटर। ये क्या है, एमएसबी। ये क्या है, डीबी। ये क्या है, फ्यूज, ये हो गया फ्यूज। और ये क्या है, न्यूट्रल लिंक, न्यूट्रल लिंक का है। ये क्या है, न्यूट्रल लिंक का है, ठीक। ये क्या है, ट्यूबलाइट है। एलआर का मतलब ट्यूबलाइट। अब सबका एक मानक के आधार पे रेटिंग है, क्वेश्चन नहीं दिया रहता है कितने वाट का, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपने मानोगे। बल्ब यहाँ 60 वाट माना जाता है, फैन भी 60 वाट माना जाता है, 68 वाट। फैन रेगुलेटर का वाट नहीं होता है, वो तो पंखे के आधार पे है। ये 5 एम्पीयर का जो सॉकेट है, ये 100 वाट माना जाता है, लिया जाता है। 15 एम्पीयर सॉकेट 1000 वाट लिया जाता है। एनर्जी मीटर तो भाई नहीं, एमएसबी भी नहीं, डीबी भी नहीं यहाँ वाट में रहेगा। फ्यूज एम्पीयर में रहेगा। तो फ्यूज का जो स्टेप है जान लो, फ्यूज 5 एम्पीयर का होगा, 10 एम्पीयर का होगा, 15 एम्पीयर का होगा, फिर उसके बाद 25 एम्पीयर का होगा, 25 के बाद 30 एम्पीयर का होगा, फिर 30 के बाद 60 एम्पीयर का होगा, 60 एम्पीयर के बाद आपका आ जाएगा 100 एम्पीयर का होगा। इसके ऊपर ऐसे बढ़ता चला जाए। मतलब फ्यूज अगर करंट 5 एम्पीयर से कम है तो 5 एम्पीयर का फ्यूज, अगर करंट 10 एम्पीयर से कम है तो 10 एम्पीयर का फ्यूज लगाएंगे। 10 एम्पीयर अगर 15 एम्पीयर के बीच में करंट है तो 15 एम्पीयर का फ्यूज। 15 और 25 एम्पीयर के बीच में करंट है तो 25 एम्पीयर का फ्यूज। 25 से ज़्यादा और 30 से कम है तो 30 एम्पीयर का फ्यूज लगाएंगे। 60 एम्पीयर से ज़्यादा और 100 एम्पीयर से कम है तो भाई आपका 100 एम्पीयर का फ्यूज। अगर 30 एम्पीयर से ज़्यादा 60 एम्पीयर से कम है तो 30 एम्पीयर का 60 एम्पीयर फ्यूज, मतलब जिससे ज़्यादा होगा उसके आगे वाला हम फ्यूज लगाएंगे, ये याद रहे, इसलिए बताया गया। ये है न्यूट्रल लिंक। न्यूट्रल लिंक का कोई वाट नहीं है। ट्यूबलाइट लिया जाता है 40 वाट, याद रहे। ट्यूबलाइट जब भी लेंगे 40 वाट, और चीज़ें दिए रहते हैं। तो ये हो गया सिंबल के बारे में। अब आइए हम जानते हैं, जब सिंबल पता चल गया, अब कैसे वायरिंग की जाती है, वायरिंग के स्टेप जानते हैं। लगभग जितने थे आप लोग जान चुके। उसी वायरिंग के स्टेप में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सामग्री यूज की जाती है। चलिए ठीक है, वायरिंग की स्टेप जानने से पहले सामग्री ही जान लेते हैं, जिससे वायरिंग का स्टेप जानने के बाद तुरंत हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखें। तो चलिए, तो आइए जानते हैं कि भाई स्टेप जानने से पहले मटेरियल क्या क्या लगेगा। और ये कौन सा वायरिंग पढ़ रहे हैं हम, इंटरनल वायरिंग पढ़ रहे हैं। तो भाई इंटरनल वायरिंग जब भी होगी, दीवार के अंदर छुपी कंड्यूट पाइप रहेगी, वो जो दिखेगी नहीं। तो दीवार के अंदर पहले हम कंड्यूट पाइप सेट करेंगे। तो पहले जैसे मान लीजिए दीवार हो गया, दीवार को ऐसे चीरेंगे, दीवार यह हो गया, दीवार को ऐसे चीरा जाएगा, दीवार को ऐसे चीरेंगे। मान लीजिए कहाँ से निकाले हैं, डीबी से निकाले हैं। ये मान लो डीबी है, कौन सा है, डीबी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। डीबी से कंडक्ट पाइप निकली, दीवार को चीर के अंदर बैठा गया। अब क्या ये कंडक्ट पाइप अपने आप दीवार में टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा। उसको टिकाने के लिए क्या चाहिए, क्लैंप चाहिए। क्या चाहिए, क्लैंप चाहिए। तो 1-1 मीटर पे हम क्लैंप लगा देते हैं। 1-1 मीटर क्लैंप लगा देते हैं, जिससे दीवार के अंदर पहले चीरेंगे, खांचा बन जाएगा। खांचा बन जाएगा तो उसमें पाइप को खड़ा करेंगे, पाइप फिर गिरने न पाए तो बीच बीच में हम क्लैंप कील द्वारा लगा देंगे। यह हो गया।
तो भाई ये तो है पीवीसी कंड्यूट कर रहे हैं, पीवीसी कंड्यूट हो गया, ठीक, पीवीसी कंड्यूट है। और ये क्या है, क्लैंप है। बस देखिए सामग्री स्टार्ट हो रही है, दिमाग में रखिए, क्लैंप हो गया। क्लैंप कहीं कहीं पाइप क्या होती है, मुड़ती है, तो पाइप ऐसे डायरेक्ट नहीं मोड़ा जाता है, तो यहाँ मोड़ने के लिए एल्बो लगाते हैं। क्या लगाएंगे, एल्बो। तो भाई आपको पता है एल्बो ऐसा दिखता है, तो ऐसे चलिए जो एल्बो है ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे ऐसे एल्बो रहता है, ये एल्बो है, मतलब 90 डिग्री पे मुड़ा रहेगा। जहाँ मोड़ आएगा वहाँ हम क्या लगाएंगे, एल्बो लगाएंगे। जहाँ मोड़ आएगा वहाँ एल्बो लग गया। अब क्या होता है, मान लीजिए यहीं हमको एक बल्ब लगाना है, तो बल्ब लगाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पहले जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स। और इसी जंक्शन के बॉक्स के ऊपर होल्डर सेट किया जाएगा। जो दीवार पर होल्डर लगता है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दीवार वाला होल्डर सेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे होल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक लटकाया जाता है होल्डर और एक दीवार पर लगता है। जो लटकाया जाता है उसे पेंटेड होल्डर कहा जाता है, और जो दीवार पर लगता है उसे ब्रैकेट होल्डर कहते हैं। दीवार पर लगने वाले को ब्रैकेट होल्डर, जो लटकाया जाएगा होल्डर उसे पेंटेड होल्डर कहा जाएगा। तो यहाँ पे दीवार पर लगाया जाता ब्रैकेट होल्डर है, होल्डर लग गया। आप देखिए होल्डर जब लग जाएगा, मान लीजिए यहीं से पाइप नीचे लेके आना है, यहीं से पाइप मान लीजिए नीचे आया एक काली पाइप, यहीं से पाइप मान लीजिए आगे की तरफ गया, ठीक। अब मान ले रहे हैं इसी से पाइप छत पे भी जा सकता है। तो अर्थात यहाँ पे जो लगाए हैं, पहले क्या लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जंक्शन बॉक्स। और जंक्शन बॉक्स पे होल्डर सेट किया जाएगा। ये जंक्शन बॉक्स कितने मार्गी है, 3 मार्गी दिख रहा है, देखो, क्योंकि इसमें 3 रास्ते हैं, 1 2 3। जिसमें 4 होगा तो उसे कहेंगे 4 मार्गी जंक्शन बॉक्स, जिसमें 2 होगा 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स। तो यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स है वो कितने मार्गी का है, 3 मार्गी। तो यहाँ कहेंगे 3 मार्गी जंक्शन बॉक्स, 3 मार्गी जंक्शन ये बॉक्स हो गया, ठीक। 2 मार्गी वाले में देख लो, 2 मार्गी ऐसे रहेगा, ये 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स है, ठीक। इसे कहेंगे 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स, 2 वे जंक्शन बॉक्स। ये 2 मार्गी जंक्शन बॉक्स हो गया, 2 वे जंक्शन बॉक्स। 2 वे मतलब 2 मार्गी। अब एक मार्गी भी होता है जंक्शन बॉक्स ऐसे, जिसमें केवल एक मार्ग रहे, ये 1 मार्गी जंक्शन बॉक्स है। इसे कहा जाएगा 1 मार्गी या 1 वे जंक्शन बॉक्स, 1 मार्गी जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स 1 वे जंक्शन बॉक्स, 2 वे जंक्शन बॉक्स, 3 वे, ऐसे 4 वे जंक्शन बॉक्स होगा। जहाँ जैसा आवश्यकता रहेगा वहाँ वैसा लगाएंगे। कहीं कहीं पाइप में क्या होता है, कुछ पॉइंट नहीं लगाना है, लेकिन पाइप 3 रास्ते गई है, जैसे इधर भी आई है, इधर भी गई है, तब इसके लिए यहाँ पर हम टी जॉइंट लगाते हैं। अब टी जॉइंट देख लो कैसे जुड़ता है, ऐसे टी जॉइंट रहता है यहाँ पे, इसको आगे ऐसे बढ़ा दिए, पाइप मान लीजिए आगे गई है, ऐसा जो दिखेगा ये देखो टी जॉइंट, इसे कहा जाता है टी जॉइंट। ये क्या है भाई, टी जॉइंट है। भाई चूँकि थोड़ा टाइम आपको मिल गया है, इसलिए हम सोचते हैं कि भाई इंटरनल वायरिंग विधिवत हम सॉल्व कर लें प्रत्येक स्टेप के बारे में। यहाँ देखिए अभी आपको कुछ बताया नहीं जा रहा है एग्जाम में के लिए, ये बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगते हैं, पहले आप उसको देख लें। जब मटेरियल देख लेंगे तो आपको मटेरियल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन सरलतापूर्वक सॉल्व हो जाएगा। तो टी जॉइंट हो गया। अब इसके बाद अब आपको ये जानना है, चलिए दिखा देते हैं। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में पाइप जब ऊपर खिंचाव होगा तो ऊपर खिंच भी सकता है या नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे नीचे साइड या अंदर साइड लगाया जाता है बुशिंग। क्या लगाया जाएगा, बुशिंग लगेगा। इसे हम कहते हैं बुशिंग कहते हैं। क्या कहा जाएगा भाई, ये बुशिंग है, ये बुशिंग है। और ऊपर एक लॉक नट लगाया जाता है, चौकोर टाइप रहता है, ऊपर साइड यहाँ पे लॉक नट रहेगा। ये क्या है भाई, लॉक नट रहेगा।
ये बात समझ में आ गई। ऊपर साइड लागनट, नीचे साइड बुशिंग। अब क्या होगा, पाइप अगर नीचे खींचा होगा तो लागनट रोक लेगा, पाइप अगर ऊपर जाएगी तो बुशिंग जाने से रोक देगा। तो अर्थात बुशिंग और लागनट लगेंगे। कहाँ कहाँ लगेंगे, जहाँ जहाँ जोड़ है, जैसे जंक्शन बॉक्स में बुशिंग लागनट लगेगा, जहाँ जंक्शन बॉक्स होगा, जहाँ बोर्ड आ जाएंगे वहाँ वहाँ बुशिंग और लागनट लगेंगे। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भाई इसमें कौन कौन सी सामग्री यूज की जाती है और कुछ सामग्रियों के बारे में जाना है। और रही बात और कुछ सामग्री हैं, जैसे अब जब पाइप बिछ जाएगी, पाइप जब बिछ जाएगी तो इसके अंदर से क्या जाएगा, केबल जाएगा। इसके अंदर से क्या जाएगा, केबल जाएगा। तो केबल ले जाएंगे, केबल हो गया। एक बात और, जैसे मान लीजिए पंखा छत पे लगा है और ट्यूबलाइट दीवार पे लगी है या छत पे लगा है, ट्यूबलाइट और पंखे को कनेक्शन देने के लिए, जैसे मान लीजिए यहीं पे फैन है, फैन को कनेक्शन देना है, तो फैन के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे सीलिंग रोज। सीलिंग रोज भाई, सीलिंग रोज हो चाहे होल्डर हो, वो सब लगते हैं जंक्शन बॉक्स पे ही। तो सीलिंग रोज यहाँ पे क्या होता है, ऐसी पत्तियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ पत्तियाँ होगी, स्क्रू कसने के लिए रहेगा, यहीं से फेज न्यूट्रल का तार निकाल के इसको फैन को दे दिया जाएगा। तो अर्थात पंखे को कनेक्शन देने के लिए, ट्यूबलाइट को कनेक्शन देने के लिए हम सीलिंग रोज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कंडक्ट पाइप आगे की तरफ गई है, इसे हम कह रहे हैं सीलिंग रोज। ये क्या है भाई, सीलिंग रोज। सीलिंग रोज का प्रयोग ट्यूबलाइट का कनेक्शन देने के लिए, फैन का कनेक्शन देने के लिए ट्यूबलाइट का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए सीलिंग रोज का प्रयोग करेंगे, तो ये ट्यूबलाइट है, इसको कोई कनेक्शन देने के लिए हम ले लेंगे, यहाँ पे सीलिंग रोज है, सीलिंग रोज ऐसे पत्ती रहती दो, वहीं से हम फेज भी ले लेंगे, न्यूट्रल भी लेके कनेक्शन कर देंगे, ये हो जाएगा। और एक बात है, सीलिंग रोज और वहाँ लगेगा जहाँ पे बल्ब छत से लटकाए के नीचे आए। जब छत से लटकाया जाएगा बल्ब तो वहाँ सीलिंग रोज लगता है, लेकिन हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, छत को लटकाएंगे नहीं, बल्ब को लटकाने का मतलब यह हुआ पाइप लगा के नीचे कर दिया जाए बल्ब को, तब वहाँ पे हम सीलिंग रोज लगाएंगे। जैसे पंखा लटका होता है, जितने पंखा लटका है उतने अगर बल्ब लटका दे तो उसको कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, सीलिंग रोज का प्रयोग करेंगे। तो दिमाग में रख लीजिए, सीलिंग रोज का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, फैन के लिए और ट्यूबलाइट के लिए। और बल्ब के लिए कब प्रयोग होगा, जब बल्ब छत से लटकाया जाए तभी सीलिंग रोज का प्रयोग होगा। तो इतनी बातें हमने देखा, और जितनी सामग्रियां हैं जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आप देखते हैं कि इसके अंदर से क्या जाएगा, वायर जाएगा। क्या जाएगा, वायर। अब यहाँ पे वायर गया, अब इसके बाद इसमें फेज वायर भी जाता है, न्यूट्रल भी वायर जाता है, उनकी गणना तो कर लेते हैं। वो अर्थिंग की जाती है, जितने मेटेलिक पार्ट हैं उसको ग्राउंड करने के लिए अर्थ एक वायर जाता है। तो अर्थ वायर यहाँ पर हम GI तार लेते हैं जो किलोग्राम के हिसाब से मिलता है। अब यहाँ देखिए जो कहीं कहीं जो पाइप का लेंथ है वो 5 मीटर के लेंथ में आता है, 2 से 5 मीटर की लेंथ में आता है। तो 2 मीटर का पाइप का लेंथ कंडक्ट पाइप आएगा या तो 5 मीटर का आएगा। तो क्या पूरी कंडक्ट पाइप 5 मीटर में पूरे कमरे का वायरिंग हो जाएगा, नहीं। तो पाइप काट के जोड़ना पड़ता है। तो पाइप को काट के जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कपलर का प्रयोग करते हैं। काट के जोड़ने के लिए यहाँ पे हम कंड्यूट कपलर, ऐसे ये कंड्यूट कपलर सीधा जोड़ने के लिए, मतलब इसको कंडक्ट कपलर जोड़ा जाए। कहीं कहीं अब देखेंगे पाइप क्या होगा, इस साइड 25 mm है, इस साइड 25 है, इधर 16 mm है, इधर क्या है 16 mm। तो इसको जोड़ने के रिड्यूसर प्रयोग करेंगे। तो ऐसे रिड्यूसर होता है जैसा हम दिखा रहे हैं। तब जहाँ पे माप एक साइड ज़्यादा एक साइड कम हो तो उसको हम जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो कपलर है, मान लीजिए इधर ये 16 mm था पाइप, और यहाँ भी पाइप क्या था 16 mm था। तो 16 जोड़ा गया है। तो यहाँ भी इसे हम कहेंगे कंड्यूट कपलर। क्या कहा जाएगा, कंड्यूट कपलर कहते हैं। और इसे कहते हैं रिड्यूसर। 25x16 का रिड्यूसर। एक साइड इसका माप ज़्यादा रहेगा, एक साइड कम रहेगा, तो एक साइड घटाया जाता है, तो इसलिए इसे हम कंड्यूट रिड्यूसर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या थी, सामग्री थी। तो आइए सामग्री के बारे में एक बार फिर सोच लेते हैं। पहले
हमारा जो लगेगा घर के अंदर, पहले एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर तो हम सामग्री में काउंटिंग नहीं करेंगे। जो हमारे घर में वायरिंग करने वाला आता है, क्या वो एनर्जी मीटर लेके लगाने आता है? एनर्जी मीटर तो कौन लगाया है? बिजली विभाग वाला लगाया है। तो एनर्जी मीटर हम सामग्री में नहीं काउंटिंग करेंगे, पहले एमएसबी से करेंगे। पहले मेन स्विच बोर्ड, एमएसबी तो बिजली विभाग भी वाला लगाता है, लेकिन हम क्या करते हैं अपना पर्सनल खुद एक लगाते हैं सेफ्टी के लिए, हैंडल सहित। वो तो केवल फ्यूज लगा के जाता है। तो पहले हम एमएसबी लगाएंगे, पहला सामग्री। और जो एमएसबी लगाया जाता है, जो एमएसबी लगाते हैं, और एमएसबी और डीबी जो दोनों लगते हैं, वो दोनों सागवान के लकड़ी के बोर्ड पर लगते हैं। पहले दीवार पर हम सागवान की लकड़ी का बोर्ड सेट कर देंगे, जिससे कोई करंट दीवार में न जाने पाए। तो उसी के ऊपर हम एमएसबी भी लगा देंगे, एमएसबी और डीबी भी लगा देंगे। ठीक, तो दीवार के ऊपर हम क्या करें, लकड़ी का बोर्ड सेट कर दें। लकड़ी का बोर्ड सेट करेंगे तो नट बोल्ट चाहिए। लकड़ी का बोर्ड सेट करेंगे तो क्या चाहिए? नट बोल्ट। तो इसे कहते हैं दोहरा लकड़ी बोर्ड। एक दोहरा लकड़ी का बोर्ड चाहिए, पहला सामग्री शुरुआत में। उसके बाद उसी के ऊपर एमएसबी सेट किए और डीबी सेट किए। तो भाई एक एमएसबी मतलब फ्यूज है, डीबी भी एक क्या है? फ्यूज। तो एमएसबी और डीबी क्या होता है? एक परिपथ वाला होगा, दो परिपथ, जैसे यहाँ दिखाया गया ये दो परिपथ वाला, तो इसे कहेंगे दो मार्गी एमएसबी, सॉरी दो मार्गी डीबी है। क्या है यह? दो मार्गी डीबी। तो भाई यहाँ पे ये एमएसबी हो गया। तो एमएसबी को हम लिखते हैं कि भाई ये इतने वोल्ट का है, इतने एम्पियर का है। और डीबी बताएंगे कि इतने वोल्ट का, इतने एम्पियर का है, इतने मार्गी है। पहला लकड़ी का बोर्ड हो गया। दूसरा एमएसबी आ गया, फ्यूज वाला, फ्यूज यूनिट कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? डीबी है। डीबी इस परिपथ का बंटवारा होगा। बंटवारा कैसे होगा? पहले पाइप बिछाएंगे, तो पहले कंड्यूट लिखेंगे। कंड्यूट जहाँ जहाँ मोड़ होगा वहाँ एल्बो लगेगा, जहाँ जहाँ तीन रास्ते होंगे वहाँ टी जॉइंट लगेगा। फिर उसके बाद क्या है? जंक्शन बॉक्स लगेगा, जहाँ पे होल्डर लगाना होगा, सीलिंग रोज लगाना होगा। जंक्शन बॉक्स क्या होंगे? एक मार्गी, दो मार्गी, तीन मार्गी। फिर जंक्शन बॉक्स पे होल्डर लगाने हैं, तो भाई यहाँ बताएगा ब्रैकेट होल्डर। कितने बल्ब लगे हैं तो हम बता देंगे, जितने बल्ब होंगे उतने ब्रैकेट होल्डर हो जाएंगे। और ब्रैकेट होल्डर के बाद आप जानते हैं कि सीलिंग रोज लगा है। सीलिंग रोज की संख्या कितनी होगी? जितने फैन और जितने ट्यूबलाइट होंगे उतने के बराबर क्या होगा? सीलिंग रोज। या सीलिंग रोज भी किस पे लगेगा? जंक्शन बॉक्स पे ही लगेगा। तो जंक्शन बॉक्स एक मार्गी भी होगा, दो मार्गी होगा, तीन मार्गी। देखेंगे एक मार्गी कितना है, दो मार्गी कितना है, तीन मार्गी कैसे। जैसे यहाँ पे ये जंक्शन बॉक्स देखो तीन मार्गी लगा है। ठीक, फिर यहाँ पे टी तो टी जॉइंट है, तो यहाँ जंक्शन बॉक्स से क्या? ये भी तीन मार्गी है। यहाँ जंक्शन बॉक्स से क्या है? दो मार्गी है। देखो ये दो रास्ते हैं, इसके तीन रास्ते हैं, इसलिए तीन मार्गी। उसी के ऊपर यहाँ जंक्शन बॉक्स लगा है, यहाँ भी जंक्शन बॉक्स लगा है। ट्यूबलाइट को कनेक्शन देने के लिए हम लगाएंगे सीलिंग रोज, नियम के आधार पे। कहीं कहीं देखा जाता है कि जहाँ सीलिंग रोज लगाना चाहिए वहीं पर होल्डर भी लगा दिए, एक बल्ब भी काम कर रहा है, फैन को भी कनेक्शन कर दिए। तो ऐसा नहीं होगा भाई। अगर आवश्यकता है वहाँ बल्ब लगाए हो तो कनेक्शन कर सकते हो, नहीं तो सीलिंग रोज का कनेक्शन केवल दिया जाता है ट्यूबलाइट और फैन के लिए। और बल्ब के लिए तब होता है जब बल्ब छत से लटकाया जाएगा, तभी सीलिंग रोज लगेगा। और यहाँ पे कंड्यूट जॉइंट चाहिए, कंड्यूट जॉइंट चाहिए। तो एक कंड्यूट, जिसे कंड्यूट कपलर का दो कंड्यूटों को जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद कंड्यूट रिड्यूसर चाहिए, यह हो गया। पाइप दीवार से गिरे ना, उसके लिए क्लैंप चाहिए। अब एक मीटर में एक क्लैंप मानेंगे। अगर 10 मीटर पाइप है तो 10 क्लैंप हो जाएगा। 1 मीटर में 2 क्लैंप लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? स्क्रू चाहिए। ये बातें हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा। फिर केबल चाहिए। एक यहाँ पे एक सिंगल कोर का केबल लिया जाता है। सिंगल कोर के केबल के बाद हम क्या लेंगे? सिंगल कोर का जब केबल हो जाएगा तो भाई सिंगल कोर कैसे कोई केबल होगा? आपको बताया गया एक ही इंसुलेशन रहे और उस पर तार एक ही निकला हो, एक कोर का केबल। दो कोर का केबल क्या होगा? जिसमें दो तार निकला हो और दोनों में अलग अलग इंसुलेशन चढ़ा हो। ये लाल वाला मान लीजिए इंसुलेशन चढ़ा है, दूसरा तार निकला है, इस पर ब्लैक इंसुलेशन चढ़ा है। तो ये दो कोर का केबल है। 3 का कोर का केबल क्या होगा? 3 इंसुलेशन निकला रहेगा। 4 कोर मतलब 4 इंसुलेशन वाला तार निकला रहेगा। तो ऐसे ज़्यादातर हम वायरिंग में सिंगल कोर का ही केबल प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दें कि जो तार की मोटाई होगी, अगर एल्युमिनियम का ले रहे हैं तार तो 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर कॉपर का ले रहे हैं तो 0.96
mm² से कम नहीं होना चाहिए। ये बातें हो गए। यहाँ पे अभी बताया जाएगा फिर से। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंटरनल वायरिंग में कौन कौन सामग्री लगती है, उसी सामग्री के बारे में जाने। लेकिन एक बात और आपको बता दें, मैं बार बार सामग्री के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि भाई सामग्री आप पहचानें। पहले सोचिए, हमारे घर में पहले एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर के बाद एमएसबी से ही काउंटिंग करेंगे। पहले एमएसबी लगाएंगे। एमएसबी किस पे लगा है? लकड़ी के बोर्ड पर। एमएसबी और डीबी लकड़ी का बोर्ड चाहिए, एक दोहरा लकड़ी का बोर्ड चाहिए। और उसी पे क्या लगा है? डीबी लगा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, 1 मार्गी 2 मार्गी जो भी होगा वो लिख लेंगे। जब ये हो जाएंगे तो हम क्या काम करेंगे? अब पाइप बिछाएंगे तो कंड्यूट पाइप आ जाएगा। कंड्यूट दीवार कैसे टिकेगा? क्लाइंब के द्वारा। तो कंड्यूट क्लाइंब ले लीजिए। जहाँ जहाँ मोड़ आएगा तो कंड्यूट एल्बो ले लें। जहाँ 3 रास्ते पर लगा है तो टी जॉइंट लगा दें। फिर उसके बाद जंक्शन बॉक्स लगाएंगे। जंक्शन बॉक्स 1 मार्गी 2 मार्गी 3 मार्गी। जहाँ बल्ब लगाना, सीलिंग रोज लगाना, जंक्शन बॉक्स चाहिए। एक यहाँ पे निरीक्षण बॉक्स होता है। और निरीक्षण बॉक्स का मतलब क्या होगा? जैसे जब दीवार पार करते हैं, जैसे ये इस साइड से उस साइड दीवार पार कर रहे हैं, जब दीवार पार करेंगे तो वहीं पे एक हम जंक्शन बॉक्स क्या निरीक्षण बॉक्स लगाते हैं। वो गोलाकार होता है जंक्शन बॉक्स की तरह। उसको ओपन करके देखिए, उससे केवल वायर दिखता है। इस साइड से वायर उस साइड जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं निरीक्षण बॉक्स। निरीक्षण बॉक्स आप देखे होंगे दीवार पे ऐसे होल गोला सा रहता है जंक्शन बॉक्स, उस पर एक पतली सी पट्टी लगी, स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है। जबकि उसमें तो होल्डर लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो उसे कहते हैं भाई आपका ये निरीक्षण बॉक्स है। जैसे इस साइड से तार उस साइड दीवार जा सके, इसके लिए निरीक्षण बॉक्स लगाया गया है। अब आ जाइए, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जंक्शन बॉक्स की संख्या देखेंगे, 1 मार्गी कितना है, 2 मार्गी कितना, 3 मार्गी। फिर उसके बाद ये देख रहे हैं बुशिंग और लॉक नट लगे हैं। बुशिंग और लॉक नट कहाँ लगेंगे? जैसे जंक्शन बॉक्स में लगेंगे। देखिए यहाँ जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पर बुशिंग लगा देंगे, इधर लॉक नट लगा दें, जैसे पाइप न तो बाहर जाए ना तो अंदर जाए, तो बुशिंग लॉक नट लगेंगे। तो यहाँ भी बुशिंग लॉक नट 3 मार्गी है तो 3 बुशिंग रहेंगे और 3 क्या रहेगा? लॉक नट। तो यहाँ 3 बुशिंग और 3 क्या रहेगा? लॉक नट। देखो 1 2 3, तो 3 अंदर बुशिंग हो जाएंगे और बाहर लॉक नट लगते हैं तो 3 लॉक नट लग जाएंगे। तो ऐसे ही तो यहाँ पे भी बुशिंग लॉक नट, बुशिंग लॉक नट, बुशिंग लॉक नट ये रहता है। तो बुशिंग लॉक नट जंक्शन बॉक्स पे लगेंगे और जहाँ जहाँ बोर्ड है, चाहे डीबी हो चाहे एसबी हो, स्विच बोर्ड हो। तो ये बातें हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे कितने होल्डर हैं जो दीवार लगे हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट होल्डर। फिर देखेंगे कितने सॉकेट हैं, ये बातें हो गई। फिर देखेंगे कितने स्विच बोर्ड हैं, कितने स्विच बोर्ड हैं। और पंखा है तो कितने फैन रेगुलेटर लगाओगे, इन सब की। और कितने 2 पिन वाला आपका 2 पिन वाला सॉकेट कितना है, कितना 3 पिन वाला सॉकेट है, कितना 5 पिन सॉकेट है, ये सब की देखेंगे। कितने ट्यूबलाइट लगाने के लिए सीरीरोंग चाहिए, सीरीरोंग देख लेंगे। फिर केबल कितना मीटर लंबा लगेगा उसको देखेंगे। अर्थिंग के लिए कितना केबल चाहिए या वायर चाहिए, तो यहाँ पे अर्थिंग के लिए GI तार लेते हैं 12 SWG का। फिर लास्ट में जब दीवार को चीरे हो तो उसको हम क्या करते हैं? बालू सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर कर दिया जाता है। तो भाई उसके लिए हमको बालू सीमेंट चाहिए। तो ये हो गई क्या भाई? सामग्री। तो आप केवल अज्यूम करेंगे, स्टार्ट अज्यूम करने का तरीका हमने बता दिया। एनर्जी मीटर के बाद से शुरू करो। MSB चाहिए, DB चाहिए, तो ये सब किस पे लगे हैं? लकड़ी के बोर्ड पर। सागवान के लकड़ी का बोर्ड चाहिए एक। फिर उसके बाद वायर निकलेगा तो कंड्यूट पाइप के अंदर जाएगा, कंड्यूट चाहिए, कितना कंड्यूट। और कंड्यूट में टिकाने के लिए क्या चाहिए? क्लाइंब चाहिए। और कंड्यूट जहाँ जोड़ आएगा तो कंड्यूट कपलर चाहिए, कंड्यूट को जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद जहाँ मोड़ आएगा कंड्यूट एल्बो चाहिए। जहाँ 3 रास्ते रहेंगे टी जॉइंट चाहिए। जहाँ दीवार पार करेगा, एक इस साइड एक उस साइड, आपको बताया गया निरीक्षण बॉक्स लगाया जाएगा, ये बातें। और जहाँ जहाँ बल्ब लगा है, होल्डर लगा, सीलिंग रोज लगा है, तो उसके लिए हमको जंक्शन बॉक्स चाहिए। जंक्शन बॉक्स 1 मार्गी 2 मार्गी 3 मार्गी या कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद बल्ब और ट्यूबलाइट और पंखे कनेक्शन देने के लिए सीरी रोज की कितनी संख्या है। तो इस प्रकार लास्ट में आपको बताया गया कि भाई बुशिंग और लॉक नट कितने चाहिए, पाइप जिसे ऊपर नीचे न जाने पाए। फिर बालू और सीमेंट कितना चाहिए, ये आवश्यकता अनुसार लिख के जोड़ लेंगे। तो यही क्या थी? ये सामग्री थी। और अर्थ वायर भी है। तो एक एक करके सामग्री अपने दिमाग सोचते जाएंगे। सोचने का तरीका हमने बताया कि जब अज्यूम करोगे तभी आपको पता चल पाएगा। और रही बात कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए, तो अब हम जानेंगे
कि भाई इंटरनल वायरिंग की न्यूमेरिकल का सॉल्व करने के कितने स्टेप होते हैं। और आप कहोगे कि सर जी ये बताइए, हमारे घर में 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, तो कितने एम्पियर का फ्यूज लगाएं, कितना मोटा केबल लेके आए, तो इस सब की गणना हम स्टेप जो बताने जा रहे हैं उसमें बताएंगे। और आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे इंटरनल वायरिंग के सॉल्व करने के स्टेप, और वहीं से स्टार्ट हमारा हो जाएगा इंटरनल वायरिंग का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। और एक बात और ध्यान सुनो, अगर आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को जितना हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।